पृथ्वी, हमारे सौरमंडल का खास और इकलौता ग्रह, जिसका गहना है जीवन, जल, थल और आकाश। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ यहीं मौजूद है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो हमारे इस ग्रह को इतना खास बनाता है? पृथ्वी, जिसके कोने कोने में जीवन थिरक रहा है। कहीं पर गहरे समुद्र हैं, तो कहीं पर धूल से भरे रेगिस्तान, तो कहीं पर आकाश को छूती हुई पर्वतमालाएं। बड़ा ही अनोखा है हमारा यह ग्रह, लेकिन जितना अनोखा यह ग्रह है, उतनी ही अनोखी वे घटनाएं भी थीं जिनकी बदौलत आज पृथ्वी ने यह रूप धारण किया। आपको यह सुनकर कैसा लगेगा अगर हम कहें कि आज जिस जगह पर आप अब भी बैठे हैं, वह जमीन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी? जी हां, यह दोनों बातें सच हैं। अगर हम पृथ्वी के अतीत में झांक कर देखें तो हमें वे घटनाएं दिखाई देंगी जो महाप्रलयकारी थीं, जिन्होंने पृथ्वी को निर्मित किया। अगर अतीत में वे चमत्कारी घटनाएं न घटी होती तो आज न हमारा सूर्य होता, न पृथ्वी होती और न ही जीवन का कोई अस्तित्व होता। पृथ्वी का अतीत रोमांच से भरा हुआ है। कैसे हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ, वे कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण में अपनी अहम भूमिकाएं निभाई? इन घटनाओं के जवाब छुपे हैं इस धरती के गुजरे हुए वक्त में, और इन्हें खोजने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इस धरती पर सबसे पहले आए मानव को देखना होगा, आपस में टकराते हुए महाद्वीपों पर जाना होगा, खूंखार डायनासोर का सामना करना होगा, अजीबोगरीब जीवों से भरे समंदर में कूदना होगा, हिम युग में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना होगा, और सालों पहले धरती पर हुई उल्का पिंडों की बरसात को देखना होगा। तो आइए प्यारे साथियों, चलते हैं समय में बहुत पीछे, धरती की शुरुआती अवस्था में। आज की इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 460 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। आज से 460 करोड़ साल पहले अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह एक नेबुला की है। नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जो गैस, डस्ट और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह कोई आम क्लाउड नहीं है, बल्कि यह घर है तारों का जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैला होता है। आज हमारा ग्रह पृथ्वी, मैं, आप और आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक भौतिक चीज आज से अरबों साल पहले इसी तरह के एक बहुत बड़े बादल में गैस और धूल के रूप में मौजूद थी। आगे चलकर इन गैस और धूल के बादलों से हमारा सूर्य, ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धरती और इस पर रेंगता हुआ जीवन, यह सब बनने वाला था। इस क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई थी जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदलने वाली थी। उस अदृश्य शक्ति का नाम था गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। वही ग्रेविटी जिसकी वजह से सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो हमें धरती से बांधे रखती है। इसी ग्रेविटी ने हमारी दुनिया का निर्माण किया। आप यह कह सकते हैं कि अगर ग्रेविटी न होती तो हमारी दुनिया कभी बनती ही नहीं। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल से बना यह सोलर नेबुला सिकुड़ने लगा, और यह प्रक्रिया अगले 1 करोड़ सालों तक ऐसे ही चलती रही। लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। इस क्लाउड से बहुत दूर मौजूद एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिसकी शॉक वेव ने इस क्लाउड में हलचल पैदा कर दी। यह क्लाउड उन शॉक वेव्स की वजह से घूमने लगा। समय के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से यह क्लाउड सिकुड़ रहा था, वैसे वैसे इसकी घूमने की गति भी तेज होती जा रही थी। तेज रोटेशनल स्पीड की वजह से इस क्लाउड ने एक बहुत बड़ी डिस्क का रूप ले लिया। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में मौजूद अधिकतर पदार्थ इसके केंद्र की ओर खींचने लगे, जिससे इसके केंद्र में दबाव और तापमान दोनों बढ़ने लगे। करोड़ों सालों की इस प्रक्रिया के बाद इस डिस्क के केंद्र में एक तारा जन्मा, जिसे हम सूर्य कहते हैं। यह नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टानें चक्कर काट रही हैं, यहां अभी हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है।
इस समय तक हमारे ग्रह पृथ्वी के बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन समय बीतने के साथ ही यहां फैली चट्टानें और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकराकर जुड़ रही हैं। यह पूरा मलबा मिलकर छोटी छोटी चट्टानों का रूप ले रहा है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टानों के आपस में टकराने और एक दूसरे से मिलने से यहां अब एक चट्टान का विशाल सा गोला बन गया है, जो एक तारे का चक्कर लगा रहा है। लेकिन अभी इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी है। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है। इस समय धरती किसी लावे के समुद्र से कम नहीं है। यहां कोई ठोस जमीन भी नहीं है तो सिर्फ पिघली हुई चट्टानें। अभी धरती पर लगातार छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही है। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद यह चट्टान विशाल से गोले का रूप ले लेती है, जिसे हम एक ग्रह कह सकते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी की तरह ही यहां एक और नया ग्रह मौजूद है, जिसका नाम थिया है, जो तेजी से सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा तेज। इसके प्रलयंकारी जोरदार टकराव की वजह से अरबों टन लावा आकाश में बिखर जाता है और महज कुछ हजार सालों में ही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के आसपास इस बिखरे हुए मलबे को 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल देता है। यहां हम देख रहे हैं जन्म हमारे चांद का। यह है हमारा चांद, जो इस समय पृथ्वी से सिर्फ 22,000 किलोमीटर की दूरी पर है, पर समय के साथ साथ यह पृथ्वी से दूर जाता जाएगा। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ, लेकिन इसने फिर से हजारों की तादाद में आग के गोलों यानी उल्का पिंडों की बारिश का सामना किया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यह उल्का पिंड धरती पर बरसते रहे। ये उल्का पिंड अपने साथ बहुत ही खास चीज लेकर आए। इनके अंदर छोटे छोटे बर्फ से जमे हुए पानी के क्रिस्टल थे, जो लगभग 2 करोड़ सालों तक लगातार धरती पर बरसते रहे और पृथ्वी पर पानी लाते रहे, जिससे हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ। आज जमीन में मौजूद पानी की हर बूंद समुद्र के पानी की हर एक बूंद अरबों साल पुरानी है और यह अरबों मीलों का सफर करके उल्का पिंडों से जमीन तक पहुंचा है। लेकिन धरती अब भी बेजान थी। यहां जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। धरती का वातावरण अब भी पूरी तरह से जहरीली और खतरनाक गैसों से भरा था। यहां हर वक्त तेज हवाओं के तूफान चल रहे थे। ये तूफान बहुत विशाल थे, जो पूरे ग्रह पर मंडरा रहे थे। इन तूफानों की वजह पृथ्वी का तेज गति से घूमना और चांद का बेहद नजदीक होना था। इस समय चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा थी कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती थीं। पर वक्त गुजरने के साथ साथ चांद जमीन से दूर जाता जा रहा है, जिससे समुद्र में हलचल कम होती जा रही है और धरती के घूमने की गति भी कम होती जा रही है। धरती के जन्म के 70 करोड़ साल बाद समुद्र के कुछ फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ यह लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिससे पानी में जगह जगह चट्टानें उभर रही थीं। पानी के साथ टकराने से यह लावा ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर रहा था और इसी तरह पृथ्वी के हर हिस्से में इन टापुओं का निर्माण हो रहा था। आगे जाकर ये टापू एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ी जमीन का निर्माण करेंगे, जिसे हम आज महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर अब तक उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, पर अब की बार ये उल्का पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए, बल्कि बहुत ही अनमोल चीज भी साथ लेकर आए, जो धरती को जीवन देने वाली थी। जब ये उल्का पिंड पानी में गिरते थे तो ये अपने साथ लाए गए खनिज, मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड को भी समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा देते थे। लेकिन यहां समुद्र की गहराइयों में गहरा अंधेरा था। यहां सूरज की रोशनी 300 मीटर से भी ज्यादा नीचे पहुंच नहीं सकती थी। यहां का तापमान भी जमा देने वाला था।
लेकिन समुद्र की गहराइयों में भी छोटी छोटी प्राकृतिक चिमनियां थीं, जिनसे लगातार धुआं निकल रहा था। लेकिन यह धुआं नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा गर्म पानी था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि समुद्र का पानी समुद्र के तल की दरारों से पृथ्वी के क्रस्ट में जा रहा था, जहां यह लावा की गर्मी से उबलने लगता था और दबाव के कारण ऊपर आते हुए बहुत से मिनरल्स और गैस अपने साथ ले आता था। और इसी प्रक्रिया से यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपता है। हालांकि हम पूरी तरह से यह नहीं जानते कि इसमें जीवन के बीज कैसे पनपे, लेकिन किसी तरह से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहां जन्म हुआ दुनिया के पहले एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया का। यह बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। समय के साथ समुद्र भी इन सूक्ष्म बैक्टीरिया से भर चुका था। यह पृथ्वी के इतिहास का वह समय था जब लाखों करोड़ों की तादाद में इन जीवों की रचना होनी शुरू हुई और ऐसा ही हजारों सालों तक चलता रहा। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए और आपस में जुड़कर पत्थरों के टीले जैसी संरचनाओं में बदल गए, जिन्हें कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये हर एक टीले नुमा संरचना अपने आप में अरबों बैक्टीरिया की पूरी बस्ती थी। इन्होंने सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाना सीख लिया था। यह बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलते थे और बदले में एक गैस ऑक्सीजन को निकालते थे। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इस कदर बढ़ गई कि अब ऑक्सीजन पानी के अलावा बुलबुलों के रूप में हवा में भी शामिल होने लगी। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया था, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। आज हम सांस इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि अरबों साल पहले इन बैक्टीरिया ने बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया था। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले जैसे जैसे पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने लगी थी, वैसे वैसे रात और दिन भी लंबे होने लगे थे। अब रात और दिन 16 घंटे के हो चुके थे। धरती पर अब भी किसी प्रकार का जटिल संरचना वाला जीव विकसित नहीं हुआ था। अभी तक ना इसमें डायनासोर आए थे और ना ही पेड़ पौधे। लाखों करोड़ों सालों से इस ग्रह में कई बदलाव आ रहे थे। समुद्र की गहराइयों में जमीन की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में बदल चुकी थी। लाखों सालों से इन प्लेटों के नीचे हलचल के कारण जमीन के क्रस्ट में जगह जगह दरारें पड़ रही थीं। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई थी और फिर प्लेटों में मूवमेंट के कारण छोटे बड़े टापू और चट्टानों ने मिलकर महाद्वीपों का रूप ले लिया, जिसे कहा गया रोडिनिया। इस समय धरती का एक दिन 18 घंटे का था और धरती का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती के क्रस्ट में एक बार फिर से हलचल हुई। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूटने लगा था। धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया की वजह से जगह जगह बड़े बड़े ज्वालामुखी बनने लगे और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ सतह पर निकलने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। यहां जगह जगह धुआं और जहरीली गैस मौजूद थी। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। हवा में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर जमीन पर अम्लीय वर्षा एसिड रेन बरसाने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड धरती की चट्टानों पर कार्बन की मोटी मोटी परत के रूप में जमने लगा और इस वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई। पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। महज कुछ हजार सालों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे धरती पर पहले हिमयुग आइस एज की शुरुआत हुई। यह आइस एज
अब तक का सबसे लंबा और ठंडा आइस एज था, जो आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले आया था। यह आइस एज लगभग 1.5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर छाया रहा। इसे हम स्नोबॉल अर्थ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे ज्वालामुखी, लावा और कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे थे, जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर बढ़ने लगा। और ऐसे 1.5 करोड़ साल पुराने हिमयुग का खात्मा हो गया। धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगी थी। इस समय धरती का एक दिन 22 घंटे का हो चुका था। लेकिन उन बैक्टीरिया का क्या हुआ जो हिमयुग के आने से पहले समुद्र में पनप रहे थे? तो चलिए चलते हैं उसी जगह। यह आज से करीब 54 करोड़ साल पहले का दौर है। अब समुद्र का पानी जीवन के पनपने और फलने फूलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके हैं। यहां चारों तरफ समुद्र, समुद्री पौधे और ऐसे अजीबोगरीब छोटे छोटे समुद्री जीव थे जो देखने पर किसी कीड़े जैसे लगते थे। ये है विवाक्शिया। साथ ही कुछ और भी बड़े जीव हैं। यहां हम सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय समुद्री दानव को भी देख सकते हैं, जिनमें एनामल कैरिस जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव हैं पाइकाइयां। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन ये इतिहास के पहले ऐसे जीव भी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद थी। भविष्य में करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद हजारों ऐसे जीव विकसित होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी का प्रमुख योगदान होगा, जो हमें सीधे खड़े होने में मदद करेगा। और उन्हीं में से एक हम इंसान भी होंगे। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से एक नया महाद्वीप नजर आने लगा, जिसे गोंडवाना कहा जाता है। इस वक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और हवा में उतनी ही ऑक्सीजन है जितनी कि आज है। लेकिन अब भी यहां जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए हैं और ना ही धरती की सतह पर कोई पेड़ पौधे मौजूद हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वह है सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें। लेकिन अब धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण होने लगा था, जिसे आज हम ओजोन परत कहते हैं। जब ऑक्सीजन के अणु पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, तब ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है और ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसा घेरा बना देती है जिससे आम रोशनी तो गुजर सकती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं गुजर सकती। अगले 12 करोड़ सालों में ओजोन की यह परत मोटी होती जाती है। इसके कारण अब पृथ्वी पर नन्हे शैवाल फलने फूलने लगते हैं और यही धरती के पहले पौधे बनते हैं। आज से करीब 37 करोड़ साल पहले समुद्र में रहने वाली यह मछली टिकटालिक ने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। इसने जमीन पर रेंगने के लिए अपने पंखों को पैरों की तरह इस्तेमाल किया और समय के साथ यह पानी से जमीन पर आने जाने लगी, जिससे इसके अंग धीरे धीरे विकसित होने लगे। अगले 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद यह जीव, जिन्हें टेट्रापोड्स भी कहा जाता है, पानी के अलावा जमीन पर भी आने जाने लगे और धीरे धीरे इनके शरीर के अंग जमीन पर रहने के लिए विकसित हो गए। आज से 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। दुनिया के वे सारे जानवर जिनके 4 पैर या 2 पैर और 2 हाथ हैं, वे सभी इन्हीं टेट्रापोड्स से विकसित हुए हैं, जिनमें डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और यहां तक कि इंसान भी शामिल हैं। समय बीतने के साथ ही जमीन पर कांकजूरा, मकड़ियां और बहुत से दूसरे किस्म के जीव आ गए। ये सारे जीव ऑर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं और ये बाकी जानवरों से बहुत पहले ही जमीन पर पनपने लगे थे। अभी तक हमने जितने भी जानवर देखे वे पानी में अंडे देते थे, लेकिन यह छिपकली की तरह दिखने वाला जीव, जिसे हालोनॉमिक कहा जाता था, ऐसे अंडे देता था जिनमें जमीन पर भी बच्चे जन्म ले सकते थे। इस तरह के अंडे जीवन के विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। यह नया जन्मा बच्चा
इस विकास क्रम में नया मोड़ था। यह जिंदगी में एक नई प्रजाति की शुरुआत थी जिसे रेप्टाइल कहा जाएगा। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। विकास क्रम की वजह से अब बड़े बड़े जानवरों का अस्तित्व संभव हो चुका था। लाखों साल पहले हमने जो छिपकली जैसा जीव देखा था वह अब इन दंतधारी जानवरों में विकसित हो गया था। यह है गॉर्गनॉप्सिड। यह कोई डायनासोर नहीं था, बल्कि डायनासोर को आने में अब भी कुछ करोड़ साल बाकी थे। धीरे धीरे यह गॉर्गनॉप्सिड डायनासोर में विकसित होने लगे। हालांकि यह बदलाव इतनी जल्दी नहीं हुआ था। इस बदलाव में भी कई करोड़ साल लगे थे। इस नई प्रजाति का नाम था डायनासोर। अब यह वो दौर था जब जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर रहा करते थे। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का कोई नाम ओ निशान नहीं था और जमीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि यह किसी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जीव थे। कई मिलियन सालों से ज्यादा समय तक इन जानवरों ने जमीन पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नाम ओ निशान ही इस दुनिया से मिटा दिया। उस दिन ऐसा क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए? ये सब जानने से पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। यह बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि यह पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को यह बात मालूम नहीं थी कि उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी 1919 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें जमीन के अंदर से लाखों साल पहले दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी। फिर 5 साल गुजर जाने के बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर शब्द ग्रीक जबान से लिया गया था, जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सॉरस का मतलब है लिजर्ड। बस यही वह दिन था जिसके बाद से जमीन के अंदर से हजारों किस्मों के डायनासोर डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल्स इतने बड़े और खौफनाक थे कि उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। मेगालोसोरस वह पहला डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गईं, जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई कर इनकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई, जो कि आज के वक्त कुछ इस तरह दिखती है। आज तक 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर के फॉसिल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा अलग अलग डायनासोर स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। 45 से भी ज्यादा डायनासोर की नई नई स्पीशीज डिस्कवर की जाती हैं। हाल ही में 2021 में डायनासोर की कुछ ऐसी स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं जो दिखने में बहुत ही यूनिक हैं। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है। स्टेगोसॉरस से लेकर 240 मिलियन साल पहले यह दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के वक्त तक जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है वह 230 मिलियन साल पुराना है। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो सब उस दौर में एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पैंजिया का नाम दिया गया था। उस दौर में जमीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था और बहुत ही कम बारिशें होती थीं। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है।
ये वो दौर था जब धीरे धीरे जमीन पर डायनासोर जन्म ले रहे थे। ट्रायसिक पीरियड में जो डायनासोर जमीन पर शुरुआत में आए वे साइज में सिर्फ 2 से 4 फुट जितने बड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड का अंत हुआ, तब इन छोटे डायनासोर की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले जमीन का क्लाइमेट अचानक से बदल गया, जिसकी वजह से पैंजिया, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वह 2 टुकड़ों में बंट गया। इसी वजह से ट्रायसिक पीरियड का भी अंत हुआ। फिर 60 लाख साल बाद एक नए पीरियड का आगाज हुआ, जिसे जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। जुरासिक पीरियड के दौरान जमीन पर नए नए तरह के डायनासोर उभर कर आने लगे। इस दौर में जमीन पर बड़े बड़े खूंखार और मुख्तलिफ तरह के डायनासोर की किस्मों से भरती जा रही थी। इसी जुरासिक पीरियड में डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया था जो हवा में उड़ सकती थी। इन्हें आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता था। धीरे धीरे जुरासिक पीरियड का अंत हुआ और एक नया पीरियड आया, जिसे क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर की बढ़ती हुई आबादी ने और भी तेजी पकड़ी। टी-रेक्स, जो कि आज के वक्त का सबसे मशहूर डायनासोर है और जिसे हॉलीवुड की कई मूवीज में दिखाया गया है, वह भी इसी दौर में आया था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने डायनासोर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, जमीन की तरफ बढ़ने लगा और आकर टकरा गया। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के इलाके युकाटन प्रायद्वीप में गिरा, जिससे कुछ ही समय में डायनासोर राख बन गए। जब यह एस्टेरॉयड जमीन से टकराया तो इसने 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा बना दिया। इस टक्कर से इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। इसके बाद डायनासोर हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गए और जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ। प्यारे साथियों, डायनासोर्स के युग का अंत होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमल्स धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे के जितने छोटे थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के चलते मैमल्स की भी कई अलग अलग प्रजातियां पैदा होने लगीं। डायनासोर्स के मरने के बाद अब धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान था। जो मैमल्स डायनासोर्स के डर से बिलों में छुपकर रहते थे, वे अब बेखौफ घूम सकते थे। अब वे दिन दहाड़े एक नए एनवायरनमेंट में रहने लगे। अब मैमल्स ने अपनी आजादी का फायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहना शुरू किया। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने में अगले करोड़ों साल लगे। जहां मैमल्स इवॉल्व होते होते प्राइमेट में तब्दील हुए, प्राइमेट से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की उस घटना ने इन प्राइमेट को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। यह पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ उस समय अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखे और ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने फांदने वाले प्राइमेट के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह घास ने ले ली। अब नेचर के इस खेल ने इन प्राइमेट को मजबूर किया कि वे 2 पैरों पर चले, ताकि वे दूर तक देख पाएं और खाने की तलाश कर पाए। दोस्तों, इस वजह से जो प्रजाति बंदरों से अलग हुई वह थी होमिनिड। यहां से नेचर ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल बाकी थे।
होमिनिड के अलग होने पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाली स्पीशीज का नाम था सेहलापस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सेहलापस पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग ब्रांचेस में इवॉल्व हुए, जैसे आरडीथेस, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, पंथोपस और अंत में फाइनली होमो, जो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। पर इन मिलियन सालों के विकास क्रम में जीवन के इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं टूट गईं, यानी एक्सटिंक्ट हो गईं, और बची एक शाखा यानी होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ही इंसानों की वह पहली स्पीशीज थी जिसने पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसी वजह से यह शिकार में काफी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने लगी, और यह एक मुख्य कारण बना इनकी इंटेलिजेंस के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा। इस तरह आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो जीन्स की उत्पत्ति हुई, और इस जीन्स की पहली स्पीशीज थी होमो हैबिलिस, यानी हैंडीमैन, जिसने ने पत्थर के औजारों को और मॉडिफाई किया। वहीं होमो जीन्स में एक और स्पीशी पैदा हो रही थी, वह थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। यह वह पहली स्पीशी थी जो 2 पैरों पर सीधा खड़े रह सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर इसी स्पीशी ने नेचर की जिम्मेदारी को संभाला, और इन्होंने सबसे पहले आग को कंट्रोल करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार आज से 18 लाख साल पहले हुआ। लेकिन अपने आप आग की खोज कैसे हुई? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली कड़कना या सामान्य घटनाएं जैसे चकमक पत्थर का नेचुरली आपस में टकराना, जिसे देखकर एक क्यूरियोसिटी जगे कि आखिर यह नई चीज क्या है। अब दिमाग तो इनका बढ़ ही रहा था, ऐसे में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों को जानवरों का शिकार करना या उससे बचने के लिए एक नई चीज मिल गई थी, वह थी आग। जानवर जो आग से डरते हैं, और इसके प्रयोग से होमो इरेक्टस को एक एडवांटेज मिला कि वह आग का प्रयोग कर खाना भी पका सकते थे और जानवरों को भगा सकते थे। पके हुए मांस को खाने से उनका शरीर उसे सही से पचा सकता था। इस वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा। अब यही ट्रेंड बाकी होमो स्पीशीज ने भी कॉपी कर लिया और उसे यूज करने लगे, जिससे बाकी इंसानों की स्पीशी का दिमाग भी विकसित होने लगा। इस तरह इवोल्यूशन के चमत्कार से 3 लाख साल पहले 2 सबसे बुद्धिमान स्पीशीज पैदा हुई, यानी होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इस समय इंसानों की स्पीशीज ने एक बड़ा फैसला लिया। यह अब तक साउथ अफ्रीका में मौजूद थे। यह वहां से माइग्रेट कर धरती के अलग अलग इलाकों पर जाकर बसने लगे। नए इलाकों में जाने पर इनके सामने नए चैलेंज आए। नई क्लाइमेट कंडीशन और खुखार जानवर। अब अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और नए विकसित हथियार तैयार किए। अब इन हथियारों की वजह से यह शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे। इस समय कुछ और नए चैलेंज सामने आते हैं, जैसे हिरण जैसे जीवों का शिकार करना, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी, और इस तरह टीम वर्क में काम करने के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत थी। वह थी भाषा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और यह भाषा की शुरुआत हुई इशारों से, अलग अलग सिग्नेचर से। यह भाषा की शुरुआत थी जिसे प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। अब लैंग्वेज जैसी एक नई चीज आने से इन ह्यूमंस ने उसका खूब प्रयोग करना शुरू किया। वही लैंग्वेज के और कॉम्प्लेक्शन थे। ह्यूमंस के बीच इंटरेक्शन, आपस में होने वाले कॉम्प्लेक्शन और डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी। अब इंसान की शरीर की ऊर्जा दिमाग पर अधिक खर्च होने लगी, जिससे इवोल्यूशन दिमाग का हुआ। लैंग्वेज की वजह से
ब्रेन के कॉग्निटिव पार्ट ने ग्रो किया। दोस्तों, अब तक जो ह्यूमन स्पीशीज नग्न घूमती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने कपड़े पहनना सीखा? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे प्राचीन इंसानी पूर्वजों के शरीर पर बाल अधिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फर लूज होने लगे। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और माइग्रेशन के कारण ठंडे इलाकों में रहने की वजह से इंसानों ने अपने स्टोन टूल्स का प्रयोग करके, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 170,000 साल पहले इंसानों ने कपड़ों का आविष्कार किया। अब इंसानों की स्पीशीज में होमो निएंडर और होमो सेपियंस ही बची थीं और वे आइस एज के बर्फीले युग से गुजर रही थीं। और फ्रेंड्स, इस तरह लगातार डेवलप होते होते आज से 300 साल पहले होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल्स में से एक ही स्पीशीज सरवाइव कर पाए। वह थी हम इंसान, यानी होमो सेपियंस। और वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं जानते कि आखिर क्यों और कैसे होमो निएंडरथलेंसिस विलुप्त हुए। इस वक्त तक आइस एज का युग जारी था, जो आज से 10,000 साल पहले जाकर खत्म हुआ। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस किसी तरह हिम युग की कड़कती ठंड को सरवाइव कर गए। पर इधर उधर घूमते रहने की वजह से अब उनके लिए खाने की समस्या होने लगी। इसलिए आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती की शुरुआत हुई और अब ह्यूमंस के पास अपनी जिंदगी में काफी फ्री टाइम मिलने लगा, क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी होने लगी। फिर खाली दिमाग बना शैतान का घर और हमारे शैतानी दिमाग ने खाली टाइम में कई चीजों का आविष्कार किया, जैसे कि खाने को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए, जिसके लिए स्पिनिंग व्हील बनाया गया। समय के साथ हम धीरे धीरे इंसानों के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म, परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और समय के साथ विकसित होते चले गए। इस तरह लिखना, चित्रकारी करना, फेस्टिवल्स और फन लविंग लाइफ जीते जीते पिछले 5,000 साल में हम मॉडर्न ह्यूमंस आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इवोल्यूशन अब भी रुका नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन हमेशा चलता है। आज भी हम इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे नाखून बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन लंबे समय बाद वह काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह इवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी धीरे होती है और आगे आने वाले मिलियन सालों में न जाने हम इंसान किस रूप में बदल जाएं। आज हम ऐसी कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो हमें लगातार शेप कर रही हैं। जिस तरह भूतकाल में हम इंसानों की कई विचित्र प्रजातियां थीं, उसी तरह हो सकता है हम इंसानों की और भी कई विचित्र प्रजातियां पैदा हो जाएं। आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं, लेकिन पृथ्वी को आज के रूप में आने में 450 करोड़ साल लगे और हमें एक छोटे जमीनी जीव से इंसान बनने में लाखों साल। मगर हमने इन लाखों सालों में जितना पृथ्वी को प्रदूषित और बर्बाद किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया। अब हम फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर एक विशाल परिवर्तन होने वाला है। आज हम जीवन के लंबे इतिहास को जानते हैं कि किस तरह जीवों का विकास हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? किसने पृथ्वी के गर्भ में जीवन का बीज बोया? यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्यारे साथियों, तो यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।